नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से भाटिया क्लासेस में स्वागत है। कल मैंने वीडियो एक अपलोड किया था तो उसमें लोगों का कहना था कि वॉइस कम है और मैंने भी देखा तो आवाज़ बहुत कम थी, वॉल्यूम बढ़ा के सुनना पड़ रहा था। तो आज मैंने सुधार करने की कोशिश की है, माइक सही जगह पे लगाने की कोशिश की है कि अच्छे से अच्छे साउंड क्वालिटी को रिसीव करे। कल अभी थोड़ा नया है तो इस वजह से मुझे पता नहीं है कि कितनी दूरी पर माइक रख के वो रिकॉर्ड करना है। इस वजह से कल आवाज़ बहुत धीरे रिकॉर्ड हुई थी। तो आज चलते हैं, देखते हैं कैसी आवाज़ रिकॉर्ड आती है। आज फिर से एक नया वीडियो बनाते हैं। तो आज हम भारतीय इतिहास का जो यूपी ट्रिपल सी पेट का सिलेबस है उसका जो पोर्शन है भारतीय इतिहास, उसका सेकंड टॉपिक, पहला टॉपिक तो सिंधु घाटी की सभ्यता कवर की जा चुकी है। तो दूसरा टॉपिक जो वैदिक संस्कृत है आज उसे कवर करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है वैदिक संस्कृत में, क्या क्या पढ़ना है हमें। तो शुरू करते हैं। वैदिक संस्कृति, इसको वैदिक कल्चर इंग्लिश में बोलते हैं। वैदिक संस्कृत एक ग्रामीण संस्कृत थी। जो वैदिक संस्कृत थी एक ग्रामीण, सिंधु घाटी सभ्यता नगरी सभ्यता थी। उसके बाद जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो व्यवस्था डेवलप हुई, जो सभ्यता डेवलप हुई वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो ध्यान में रखिएगा, एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसकी शुरुआत 1500 ईसा पूर्व से मानी जाती है, या जो शुरुआत हुआ है इसका 1500 ईसा पूर्व से माना जाता है। ठीक है। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद इस संस्कृत का उत्थान हुआ। जो सिंधु सभ्यता थी उसके पतन के बाद इस संस्कृत का सभ्यता का उत्थान हुआ। वैदिक संस्कृत का संस्थापक आर्यों को माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम, उत्कृष्ट आदि होता है। इसके संस्थापक आर्यों को माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम, उत्कृष्ट आदि होता है। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, या वैदिक संस्कृत के संस्थापक किसे माना जाता है। तो संस्कृत के संस्थापक आर्यों को माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम, उत्कृष्ट होता है। ध्यान में रखिएगा, जो जो लाइन बोलेंगे याद करने के लिए उसे ज़्यादा फोकस करके आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वो एग्जाम में पूछता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं विभाजन। वैदिक संस्कृत को विद्वानों ने इतिहास में अध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा है। इसका अर्थ यह है कि वैदिक संस्कृत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ साहित्यिक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। अध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है, मतलब ऐतिहासिक काल अंतर्गत रखने का अर्थ यह है कि पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ साहित्यिक साक्ष्य भी हैं। ठीक है, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य वैदिक काल के दौरान ही नहीं लिखे गए थे। जो वैदिक काल है उसके दौरान नहीं लिखे गए थे, बल्कि इनका लेखन काफ़ी लंबे समय बाद किया गया था। इसका लेखन जो वैदिक साहित्य है उसके दौरान नहीं किया गया था, उसके काफ़ी समय बाद किया गया था। ठीक है ना। वैदिक साहित्य का लेखन 600 ईसा पूर्व में हुआ था। सॉरी, छः वैदिक वैदिक साहित्य का लेखन 600 ईस्वी में हुआ था। तब तक वैदिक आख्यान मौखिक परंपरा के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित किए जाते थे। जो जो ये वैदिक आख्यान थे मौखिक परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक, कोई लिखित साक्ष्य नहीं थे, लिखित किताबें नहीं थीं, तो इनको मौखिक रूप से ही स्थानांतरित किया जाता। ये परंपरा कब की, सभ्यता कब की थी? 1000 ईसा पूर्व के आसपास। लेकिन 600 ईसा पूर्व में आके इसका जो है साहित्यिक लेखन हुआ, मतलब 1600 वर्ष बाद, तब तक मौखिक रूप से चलता रहा। वर्तमान में वैदिक साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत चारों वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि हैं। इसके बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है? चारों वेद, जो चार वेद हैं उनसे, उपनिषद से, ब्राह्मण से, और भी साक्ष्य हैं उनसे मिलते हैं। ठीक है। वैदिक संस्कृति को उसके लक्षणों के आधार पर मूलतः दो खंडों में विभाजित किया गया है। ऋग्वैदिक संस्कृति या ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, इसे याद कर लीजिएगा। उत्तर वैदिक संस्कृत, उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। देख लीजिए आप लोग, इन दोनों कालखंडों को याद कर लीजिएगा। ऋग्वैदिक काल का कालखंड क्या है, उत्तर वैदिक काल का कालखंड क्या है। ठीक है। ऋग्वैदिक संस्कृत के विषय में मुख्यतः जानकारी ऋग्वेद के माध्यम से प्राप्त होती है। ठीक है, केवल ऋग्वेद के माध्यम से प्राप्त होती है। जबकि उत्तर वैदिक संस्कृत के बारे में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत है सामवेद, यजुर्वेद,
अथर्ववेद के साथ साथ उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक इत्यादि हैं। ऋग्वैदिक काल का केवल ऋग्वेद से प्राप्त होता है। और उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के साथ साथ उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, इन सभी से भी जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वैदिक काल के बारे में देख लेते हैं। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। इस काल के संबंध में हमें ऋग्वेद से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद के आधार पर वैदिक मंत्रों का आख्यान करने वाले और कर्मकांड करवाने वाले पुरोहितों को होत्र कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? होत्र कहा जाता था। ऋग्वेद का पाठन जो करता था उसे होत्र कहा जाता था। वैदिक नदियां देख लेते हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख किया गया है। 10वें मंडल नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है। दोनों डाटा पे ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे पहले स्थान पर गंगा नदी का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले स्थान पर गंगा नदी का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार सिंधु सबसे प्रमुख नदी मानी गई है। ऋग्वेद के अनुसार सिंधु जो है सबसे प्रमुख नदी, जबकि सरस्वती को सबसे पवित्र और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी माना गया। ठीक है, सिंधु नदी है सबसे प्रमुख नदी मानी गई, सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी माना गया है। ध्यान में रखिएगा इस डाटा को भी। सरस्वती नदी को ही ऋग्वेद में नदी तमा यानी नदियों में प्रमुख कहा गया है। ठीक है, सरस्वती नदी को नदी तमा नदियों में प्रमुख कहा गया है। सरस्वती नदी वर्तमान राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में बहती थी, लेकिन अभी यह नदी विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, सरस्वती नदी पहले राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में बहा करती थी, लेकिन अभी विलुप्त है, देखने को नहीं मिलती। ऋग्वेद में अनेक वर्तमान नदियों के वैदिक नाम दिए गए हैं। ऋग्वेद में जो वर्तमान में नदियों के नाम अलग बदल गए हैं, लेकिन उसमें पुराने नाम उनके दिए गए हैं। देख लेते हैं किसको क्या बोलते थे। नदियों के प्राचीन और आधुनिक नाम। ठीक है, देखते हैं प्राचीन नाम क्या। सतुद्री को आज सतलज बोलते हैं। विस्तता को झेलम बोलते हैं। परुसड़ी को रावी बोलते हैं आज। ठीक है, विपाशा को व्यास बोलते हैं। बॉलीवुड वाली विपाशा नहीं है, नाम इसी नदी के नाम पे उनका पड़ा है, तो ध्यान रखिएगा। विपाशा को व्यास बोलते हैं। कुब्रू को खुर्रम बोलते हैं। गोमती को गोमल बोलते हैं। सदानीरा को, जो वैदिक नदी थी, उसको आज गंडक बोलते हैं। कुंभा को काबुल बोलते हैं। अस्किनी को चिनाब बोलते हैं। सुवस्तु को आज क्या बोलते हैं हम? स्वात नदी बोलते हैं। ठीक है, द्विषद्वती को घग्गर आज बोलते हैं। ठीक है, आज के समय घग्गर बोलते हैं। ऋग्वैदिक कालीन परिदृश्य, व्यवस्था एवं समाज, इसके बारे में देख लेते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था, ऋग्वैदिक काल में क्या प्रशासनिक व्यवस्था थी, समाज में सामाजिक व्यवस्था क्या थी, तो इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में परिवारों के समूह को कुल कहते थे। कुल कैसे कहते? परिवार के समूह को, जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। इस लाइन को याद कर लीजिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा गया। ग्राम का प्रधान ग्रामीणी होता था और ग्रामों के समूह को विस कहा जाता था। ये भी लाइन याद कर लीजिए। ग्राम का जो प्रधान होता था ग्रामीणी कहते थे, ग्रामों के समूह को विस कहा जाता था, जिसका प्रधान विसपति होता था। अनेक विसों का समूह मिलकर जन का निर्माण करता था और जन मुखिया को जनपति या राजा कहते थे। ऋग्वेद में जन शब्द का 275 बार उल्लेख किया गया है। जन शब्द का उल्लेख कितनी बार है ऋग्वेद में? ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार है। ठीक है, ऋग्वेद में हमें जनपद शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है। जनपद शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है, जन शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, प्रशासनिक संस्थाएं, ऋग्वेद में सभा, समिति और विदित गण नामक प्रशासनिक संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कौन कौन सी ऋग्वेद में है प्रशासनिक संस्थाएं? ऋग्वेद में सभा है, समिति है, विदत है, गढ़ है। ठीक है, ये सारी प्रशासनिक संस्थाओं का उल्लेख किया गया। सभा का उल्लेख कितनी बार है? 8 बार है।
ठीक है। श्रेष्ठ एवं भ्रांत लोगों की संस्था थी सभा। इसमें उच्च कुलीन लोग जैसे जो पंडित हो गए, ठीक है, जो राजा हो गए, ये सब लोग क्या करते सभा में पार्टिसिपेट। समिति में सामान्य लोग, समिति का कितनी बार उल्लेख है? 9 बार उल्लेख है, और सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करता था, ठीक है ना। विदत, विदत 122 बार उल्लेख है ऋग्वेद में विदत का, और गढ़ का 46 बार उल्लेख है। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था, ये लाइन याद कर लीजिएगा। और स्त्रियां भी सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी, स्त्री भी सभा और समिति में भाग ले सकती थी, ठीक है। मतलब ऋग्वेद काल में सभा और समितियों में स्त्रियों को भाग लेने की अनुमति थी, ध्यान में रखिए गए। और समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। प्रमुख राज्याधिकारी एवं गुप्तचर। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़वादी, विश्वामित्र उदार पुरुष थे, ध्यान में रखिएगा। वशिष्ठ थे, रूढ़वादी थे, और विश्वामित्र उदार पुरोहित थे, ये लाइन पूछता है। सूत, रथकार व कंबादी कर्मार नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। सूत, रथकार, कंबाद या कर्मार नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे, ये भी लाइन याद कर लीजिएगा आप लोग। जिनकी संख्या राजा सहित लगभग 12 हुआ करती थी। इनकी संख्या राजा के साथ मिला के टोटल 12 हुआ करती थी। पूरब, पूरब को दुर्गपति कहते थे, दुर्गपति को पूरब, ठीक है। जनता की गतिविधियों, जो स्पष्ट किसे कहा जाता था? जनता की गतिविधियों को ध्यान रखने वाला गुप्तचर जो होता था उसे स्पष्ट कहा जाता था। वाजपति, गोचर भूमि का अधिकारी जो होता था उसे वाजपति कहा जाता था। उग्र, अपराधियों को पकड़ने का कार्य करने वाला, जो उग्रता मचाता था उसे जो पकड़ता था उसे उग्र कहते थे। मतलब अपराधी उग्रता मचाते हैं तो उनको पकड़ने के लिए उग्र नामक अधिकारियों को नियुक्त की जाती थी। भाग दुग्ध, राजस्व कर एकत्र करने वाला अधिकारी, ठीक है। जो राजस्व कर एकत्र करता था उसे भागवु या भाग दुग्ध कहा जाता था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। जो ऋग्वेद है उसमें किसी भी प्रकार के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है, ध्यान में रखिएगा ये बात। युद्ध एवं दसराग युद्ध। युद्ध में कबीलों का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविश शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। दसराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, ठीक है। यह युद्ध परुष्णी रावी नदी के तट पर सुदास में 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजय हुआ था, ठीक है। दसराग युद्ध का उल्लेख पूछता है किस मंडल में है, तो ये इतना याद कर लीजिएगा, 7वें मंडल में है ऋग्वेद के। और किसके बीच में हुआ था? सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। ये 2 लाइन याद कर लीजिएगा, कौन जीता था? सुदास जीते थे। वर्ण व्यवस्था। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था, ठीक है, व्यवसाय पर आधारित था, जन्म के आधार पर आधारित नहीं था, व्यवसाय के आधार पर। जो जैसा व्यवसाय करता था उसके आधार पर उसे ब्राह्मण, अगर पूजा पाठ का करता था ब्राह्मण, ठीक है, या जो समाज की रक्षा करता था उसे क्षत्रिय, ठीक है। इसी टाइप से बांटा गया था, जन्म के आधार पर नहीं, वर्ण को बांटा गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषसूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है, इसे याद कर लीजिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषसूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, ठीक है, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से, शूद्र उनकी पैरों से उत्पन्न हुआ। 21 में मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुषसूक्त में चतुर्वर्ण का उल्लेख मिलता है। ये लाइन को याद कर लीजिएगा, ये पूछता है। सामाजिक ढांचा एवं महिलाओं की स्थिति। सामाजिक ढांचा क्या था, महिलाओं की स्थिति क्या थी? आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक, पितृ प्रधान था। संध्योकालीन सभ्यता आप लोग कल पढ़े थे, उसमें मात्र सत्तात्मक माना गया था। ये क्या है? पितृसत्तात्मक। इस लाइन को याद कर लीजिएगा, ये पूछता है काफी एग्जाम में। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था, ठीक है। परिवार की सबसे छोटी इकाई कुल थी, तो कुल का जो मुखिया था कुलप या कुलप कहा जाता था।
अक्सर पिता ही विवाह करते थे। पिता की संपत्ति का उत्तराधिकार सदैव पुत्र का होता था। इस काल में नारी को माता के रूप में अत्यधिक सम्मान प्राप्त था। वैदिक काल में सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियां मौजूद नहीं थीं। सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियां मौजूद नहीं थी। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थीं। जो विधवा औरतें थीं अपने देवर से विवाह कर सकती थीं। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वारा जैसी विदुष स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य वाद विवाद शास्त्रार्थ की चुनौती दी थी। ठीक है, स्त्रियां क्या कर सकती थी? शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। कौन कौन सी महिलाएं थी, चाहे स्त्रियां थी ऋग्वेद में, जिनका नाम वर्णित है? लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वास या विश्वारा बोलते हैं, जैसे विदुष स्त्रियों का वर्णन है। अमाजू किन औरतों को बोला जाता था? जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। ठीक है। वहतु, विवाह के समय मिलने वाले उपहार को क्या कहा जाता था? वहतु कहा जाता था। आज दहेज बोला जाता है। ठीक है। उपाध्याय, जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था। क्या? उपाध्याय कहलाता था। ठीक है। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग जो पढ़ते थे उनको उपाध्याय कहा जाता था। भोजन, वस्त्र एवं मनोरंजन, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। ठीक है। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास, तीसरा उस्सीस। ठीक है, उस्ड़ीस। तीसरा क्या? उस्ड़ीस। वास, अधिवास, उस्ड़ीस, 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। अंदर पहनने वाले कपड़ों को निवी कहा जाता था। निवी, ठीक है, जो अंदर आज लोग बनियान पहनते हैं उसे उस समय निवी कहा जाता था। मनोरंजन के प्रमुख साधन थे संगीत, रथ दौड़, गुड़ दौड़, ध्रुत क्रीड़ा। ठीक है, जुआ। क्या क्या मनोरंजन के साधन थे? संगीत, गाना बजाना, रथ दौड़, घुड़दौड़ और ध्रुत क्रीड़ा, जिसे जुआ बोला जाता था। धूत क्रीड़ा। आर्थिक जीवन, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन होता था। इस दौरान कृषि का पूर्ण विकास नहीं हो पाया था और ये लोग घुमक्कड़ जीवन जीते थे। ठीक है। ऋग्वेद में पशुओं की चर्चा कितनी बार कौन से पशु की चर्चा की गई देख लेते हैं। गाय का 176 बार, बैल का 170 बार, घोड़े का 215 बार, ठीक है, चर्चा किया गया है। ऋग्वेद में हल के फाल का उल्लेख भी मिलता है। कृषि योग्य भूमि को ऋग्वेद में उर्वरा कहा गया है। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। इसमें जितने भी लाइन हैं ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये जो लिखा गया है ना ऋग्वेद में पशुओं की चर्चा, तो गाय की चर्चा 176 बार, बैल की चर्चा 170 बार, घोड़े की चर्चा 215 बार, ये सब पूछता है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया। ऋग्वेद में हल के फाल का उल्लेख मिला है। ठीक है। कृषि योग्य भूमि को ऋग्वेद में उर्वरा कहा गया है, ये लाइन भी पूछा गया एग्जाम में। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। गाय को अधन्या, न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। गाय की हत्या करने वाले को उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश निकाले की व्यवस्था की गई है। ठीक है ना। एक धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। प्रिय पशु क्या था ऋग्वैदिक कालों के लिए? घोड़ा। सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। खोजी गई धातु लोहा, श्याम अयस तथा तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। लोहे को श्याम अयस, तांबे को लोहित अयस, ध्यान में रखिएगा ये लाइन। ठीक है। व्यापार करने वाले को पड़ी या ब्याज देने वाले को वेकनाट सूदखोर कहते थे। व्यापार करने वाले को पड़ी, ब्याज देने वाले को वेकनाट सूदखोर कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया। वस्तु विनिमय प्रणाली, पैसे का प्रयोग नहीं होता था, चाहे
सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था, वस्तुओं को अदला बदली के माध्यम से लोग दूसरी वस्तुओं को खरीदा करते थे। उत्तर वैदिक काल 1000 से ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। इस काल के बारे में हमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथों आरण्यक उपनिषद के माध्यम से जानकारी मिलती है। इस दौरान वेदों के मंत्रोच्चार और कर्मकांड कराने वाले पुरोहित को विशिष्ट नाम से जाना जाता था। सामवेद का उच्चारण करने वाले पुरोहित को उद्गात्री कहते थे। यजुर्वेद में मंत्रों के माध्यम से कर्मकांड करवाने वाले पुरोहित को अधर्व्यु, अथर्ववेद का उच्चार कराने वाले पुरोहितों को ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्म या ब्राह्मा, जो भी ब्रह्म ही बोला जाता है। अथर्ववेद का उच्चार कराने वाले पुरोहित को ब्रह्म बोला जाता था। उत्तर वैदिक कालीन परिदृश्य, बदलाव में विकास, जनपद का उदय। उत्तर वैदिक काल में आकर विभिन्न राजा एक दूसरे के जन पर हमला करते थे और उसे अपने जन में मिलाकर जनपद निर्माण करते थे। उत्तर वैदिक काल में आकर विभिन्न राजा एक दूसरे के जन पर हमला करते थे और उसे अपने में मिलाकर जनपद का निर्माण करते थे। यानी इस काल में विभिन्न जनों के मिलने से जनपदों का निर्माण होने लगा था। राजा की शक्ति में वृद्धि हुई तथा जनपद वंशानुगत होता गया। बड़े बड़े यज्ञों के माध्यम से राजा अपनी सत्ता का प्रदर्शन करते थे। बड़े बड़े यज्ञ करा के अपनी सत्ता का प्रदर्शन करते थे। ये हम जितना ही बड़ा यज्ञ कराते थे उतना ही बड़ा सत्ता माना जाता था, ठीक है। राजस्व यज्ञ कराया जाता था। राजाओं के दिशा आधारित नाम है प्रमुख यज्ञ। कौन से दिशा में राजा को क्या कहा जाता था, इससे रिलेटेड है, कौन सा यज्ञ कराया जाता था। पूर्व दिशा में राजा को सम्राट कहा जाता था। राजस्व यज्ञ कराते थे, ठीक है। राज्याभिषेक एवं सार्वभौम सत्ता की स्थापना के लिए राजस्व यज्ञ कराते थे। पश्चिम या प्रातिची, ठीक है, प्रतिची, पश्चिम दिशा या प्रतिची। स्वराष्ट्र वाजपेयी यज्ञ कराते थे, शक्ति एवं प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, ठीक है। पश्चिम या प्रतिची में राजा को क्या स्वराष्ट्र बोला जाता था। उत्तर दिशा में विराट बोला जाता था। अश्वमेध यज्ञ कराया करते थे, ठीक है ना। मध्य या दक्षिण में राजा या भोज बोला जाता था। राजनीतिक नियंत्रण और कर व्यवस्था। इस दौरान में राजा निरंकुश नहीं होते थे। सभा और समिति राजा पर नियंत्रण रखती थी। आज तो कोई नियंत्रण नहीं रखता है, लेकिन उस समय सभा और समिति राजा पर नियंत्रण रखा करती थी। आज के समय तो डेमोक्रेटिक समय में भी, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी कोई नियंत्रण नहीं होता है। देख रहे हैं आजकल, सब लोग देख रहे हैं। अर्थव्यवस्था में अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में ही इस बात का विवरण मिलता है कि इसके द्वारा राजा का चुनाव होता था। सभा और समितियों के द्वारा राजा चुने जाते थे। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया है, ठीक है। सभा और समिति का महत्व पहले से कम हो गया था। उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति थी, उनका महत्व क्या हो गया था, पहले से कम हो गया था। इस काल में राजा कोई अस्थाई सेना नहीं रखते थे। अस्थाई सेना रखने का कोई वो नहीं था। उत्तर वैदिक काल में नियमित कर प्रणाली विकास के संकेत मिलते हैं। नियमित कर प्रणाली धीरे धीरे विकसित, कृषि विकास हुआ, कृषि के साथ धीरे धीरे नियमित कर प्रणाली विकसित हुई, अस्थाई जीवन विकास हुआ। जबकि ऋग्वैदिक काल में लोगों द्वारा बलि नामक स्वैच्छिक कर दिया जाता था। बलि नामक स्वैच्छिक कर दिया जाता था। कर प्रणाली विकसित नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे बाद में जाके उत्तर वैदिक काल में कर प्रणाली विकसित हुई और बलि नामक स्वैच्छिक कर लोगों के द्वारा राजा को दिया जाता था। यजुर्वेद में उच्च पदाधिकारियों को रत्नी या रत्नीन के नाम से संबोधित किया गया है। ये पदाधिकारी राज्याभिषेक के अवसर पर उपस्थित होते थे। इसमें राजा, सेनानी, पुरोहित, युवराज, ग्रामीणी, सूत, पालागल, भागदुग्ध, भावु आदि प्रमुख हैं, ठीक है।
सामाजिक गिरावट एवं वर्ण कठोरता। उत्तर वैदिक काल के दौरान स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। अब उनका सभा और समितियों में प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। अथर्ववेद में पुत्री के जन्म को अनिष्ट माना गया है। हालांकि इस दौर में मैत्री, गार्गी, जाबाल जैसी विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सी कन्याओं का? मैत्रेयी, गार्गी, जाबाल। ठीक है। गोत्र नामक संस्था का जन्म इसी काल में हुआ था। लोग कहते हैं किस गोत्र से हैं, इसी काल में गोत्र नामक संस्था का जन्म। इस दौरान वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर होने लगी थी तथा वर्ण व्यवस्था को कर्म के स्थान पर जन्म आधारित बना दिया गया। ठीक है। ऋग्वेद में वो कर्म के आधार पर था, ऋग्वैदिक काल में कर्म के आधार पर, उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? जन्म के आधार पर कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप समाज में शोषण की प्रवृत्ति अधिक बढ़ गई। अब लोग शोषण करने लगे। अब राजा का बेटा राजा ही होता था, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होता था, वैश्य का बेटा वैश्य, शूद्र का बेटा शूद्र। तो अब शोषण होने लगा। आर्थिक तकनीकी परिवर्तन। उत्तर वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन के स्थान पर कृषि हो गया था और अब ये अस्थायी जीवन जीने लगे थे। इस दौरान गेहूं और धान मुख्य फसल थी। अस्थायी जीवन, कृषि का विकास हो गया था। ठीक है। अस्थायी जीवन जीने लगे थे। यजुर्वेद में चावल को ब्रीही कहा गया है। ठीक है, याद ध्यान रखिए, यजुर्वेद में चावल को ब्रीही, जबकि अथर्ववेद में पहली बार नहरों और गन्नों का उल्लेख मिलता है। हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। इस लाइन को याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता। हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता। निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थीं, पर सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। निष्क और शतमान क्या थी? मुद्रा की इकाइयां थी, लेकिन सिक्के के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इस काल में तांबे के स्थान पर लोहे का प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा था। इस काल में तांबे के स्थान पर लोहे का व्यापक रूप से प्रयोग होने। उत्तर वैदिक कालीन थोड़ा आर्थिक एवं तकनीकी परिवर्तन के बारे में देख लेते हैं। उत्तर वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन के स्थान पर कृषि हो गया था। अब वे अस्थायी जीवन जीने लगे थे। इस दौरान गेहूं और धान मुख्य फसलें थीं। यजुर्वेद में चावल को ब्रीही कहा गया है, जबकि अथर्ववेद में पहली बार नहर और गन्ने का उल्लेख मिलता है। हल को सीरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थीं। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इस काल में तांबे के स्थान पर लोहे का प्रयोग किया व्यापक रूप से होने लगा था। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में लोहे को श्याम अयस या कृष अयस कहा गया है। भारत में लोहे का सर्वप्रथम प्रमाण 1000 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होता है। कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ध्यान रखिए, कौशाम्बी में प्रथम बार ईंटों का प्रयोग किया गया था। और सर्वप्रथम जो लोहे का प्रमाण मिलता है, लोहे का साक्ष्य मिलता है, उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से मिलता है 1000 ईसा पूर्व। धर्म एवं साहित्य। यज्ञ एवं कर्मकांडों का अत्यधिक महत्व बढ़ गया। प्रजापति को सर्वोच्च देवता माना जाने लगा। विष्णु एवं रुद्र शिव का महत्व भी बढ़ा। विष्णु के 3 पगों की परिकल्पना का विकास इसी काल में हुआ। उपनिषद में ज्ञान, आत्मा और ब्रह्म पर विशेष बल दिया गया। साहित्यों की संख्या देखते हैं। उपनिषद 108 हैं, महापुराण है 18, वेदांग है 6। महाकाव्य देखते हैं कौन कौन से। एक महाभारत है और रामायण है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ध्यान में रखिएगा। सत्यमेव जयते मंडूकोपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। इस लाइन को ध्यान में रखिएगा। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई। गायत्री मंत्र सावित्री या सावित्री नामक देवता से संबंधित है।
जिसकी रचना विश्वामित्र ने लोगों को आर्य बनाने के लिए किया था। इस लाइन को भी याद रखिएगा। गायत्री मंत्र किस देवी से देवता से संबंधित है? ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आपस्तंभ ने व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। दत्तात्रेय के बेटे निमि ने श्राद्ध की जो प्रथा है सबसे पहले दत्तात्रेय के बेटे निमि ने शुरू की थी, ध्यान में रखिएगा। प्रमुख भारतीय दर्शन एवं विचारधाराएं देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं। इस लाइन को याद, और जिसमें पहला तत्व क्या है? प्रकृति है। इस लाइन को भी याद रखिएगा। कौन कौन से दर्शन है, कौन कौन से प्रवर्तक, उसके प्रवर्तक कौन है? चारवाक दर्शन है, चारवाक प्रवर्तक हैं, ठीक है। योग पतंजलि या पतंजलि, सांख्य के कपिल हैं, न्याय दर्शन के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी प्रवर्तक हैं, उत्तर मीमांसा वेदांत के बादरायण हैं, वैशेषिक के कणाद हैं, ठीक है। उत्तर मीमांसा, उत्तर मैंने बाद होता है तो बादरायण, ये लाइन आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, जो यहीं तक इम्पॉर्टेंट था। इसके बाद से थोड़ा सा थियरी है, अलग से ज्ञान जो दर्शन है उस पर लेना चाहते हैं तो इसे पढ़ लीजिएगा, एक पेज में है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। उससे पहले ये लिंक्स दो दिया गया है, टेलीग्राम लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है और यूट्यूब चैनल का लिंक है। तो इस पर क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हैं हमसे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें और अपने भाटिया परिवार जो है, भाटिया क्लासेस का परिवार है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश करें। जितना ही बड़ा हो, हमारा परिवार बड़ा होगा, हम लोग क्या मोटिवेटेड रहेंगे और उतना ही अच्छे अच्छे वीडियो बना के लाएंगे, PDF नोट्स लाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। भाटिया क्लासेस जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मिलते हैं अगले क्लास में।